अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम टॉपिक पर। ये ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी खबर है जो आपको मुझे बराह रास्त मुतासिर कर सकती है। आप सब लोग जानते हैं हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही होती हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी दूसरे मुल्क से होता है, इम्पोर्ट की जाती है और यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ये बिज़नेस बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ है, इससे बहुत सारे लोगों का कारोबार जुड़ा है, बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा है। लेकिन अब खदशा ही जाहिर किया जा रहा है कि ये कारोबार जो है, ये रोज़गार जो है, ये मुतासिर हो सकता है, क्योंकि आलमी तिजारत और अशिया के नकलो हमल को बरकरार रखने के लिए आलमी पानियों में सफ़र करने वाले बहरी जहाज़ों के अमले से लेकर ट्रक ड्राइवर्स और हवाई जहाज़ों के जरिए सामान की फराहमी करने वाले अमले ने वबा के दौरान करंतना, वैक्सीनेशन और सफरी पाबंदियों जैसी तमाम सौबतों को बर्दाश्त किया ताकि आलमी सप्लाई चेन का निज़ाम बहाल रहे। ताहम अब इन तमाम वर्कर्स की बर्दाश्त ख़त्म हो जाने से आलमी बंदरगाहों पर कंटेनर्स की आमदोरफ्त, अशिया की रसद और सप्लाई के निज़ाम से मुतालिका लोगों समेत हुनरमंद वर्कर्स की कमी होने के सबब दुनिया भर में होने वाली तिजारत और अशिया के नकलो हमल मुतासर होने के खदशात पैदा हो चुके हैं। इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ शिपिंग ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आने वाली सरबराहान मुमलिकत के नाम एक खुले ख़त में लिखा है कि अगर दुनिया के ममालिक की हुकूमतें ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीनेशन के मौक़े मुयसर नहीं करती और उन्हें आज़ादी से नकलो हरकत की आज़ादी नहीं दे सकती हैं तो फिर आलमी ट्रांसपोर्ट सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। इस खत पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के नुमाइंदों के दस्तखत भी मौजूद हैं। यानी जितनी तमाम बड़ी फेडरेशंस हैं दुनिया भर में मौजूद, उन तमाम ने इस खुले ख़त को, इस ओपन लेटर को साइन कर दिया है। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर में कोई कम तादाद नहीं है ऐसे लोगों की जो ट्रांसपोर्ट के शोबे से मुंसलिक हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि तकरीबन 65 मिलियन अफराद ट्रांसपोर्ट के इस शोबे से मुंसलिक हैं। ट्रांसपोर्ट के तमाम शोबों में वर्कर्स की शदीद कमी हो चुकी है और ऐसा हुआ है कोविड-19 की वजह से। ट्रांसपोर्ट के शोबे से मुंसलिक अफराद का गुमान यह है कि आने वाले दिनों में इस शोबे में काम करने वाले हुनरमंद अफराद की तादाद में मज़ीद कमी वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि समंदरों में सामान की नकलो हमल करने वाले अफराद नए मुलाजमतों के मुआहदों पर दस्तखत करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस की आमद है, वो अपने ममालिक वापस जाना चाहते हैं और कई ममालिक सफरी पाबंदियों के हवाले से नए कवानीन मुतारिफ करा रहे हैं। सबको डर है कि अगर कोई ऐसा नया कानून आ गया कि वो इसी जगह पर फंस कर रह गए, अपने प्यारों के पास नहीं पहुंच पाए, तो फिर क्रिसमस कैसे मनाएंगे। यही वजह है कि लोग छुट्टियां ले रहे हैं, वक्त से पहले छुट्टियां ले रहे हैं और अब तमाम ये जो हमें यूनियंस दिखाई देती हैं, इनकी जानिब से हमें ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये लोग कि इस सिस्टम को थोड़ा सहल किया जाए। कोविड को लेकर जो पाबंदियां हैं उसमें आसानी की जाए, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट से जुड़े ये जो लोग हैं इनको लेकर। इसी मामले पर बात करने के लिए, इसी खत पर बात करने के लिए कितना अहम है इस लेटर का लिखा जाना और अगर इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता है इस मुतालिबे पर, तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है दुनिया भर में, पाकिस्तान समेत। इसी पे बात करेंगे। तौसीफ जमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं माशियात के, अक्सर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर आप इन्हें देखते रहते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम में इनके तज्जियात हम शामिल करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ जमान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया। अक्सर आपसे पहले भी बात होती रही है पाकिस्तान के हालात को लेकर, पाकिस्तान की मईशत को लेकर, लेकिन आज इस शो में हम ये चाह रहे हैं कि इंटरनेशनली जो कुछ चल रहा है मईशत को लेकर, ख़ास तौर पर ये जो एक खुला ख़त लिखा गया है, इस पर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो सर, पहले तो आपके वक्त के लिए शुक्रिया। ये ज़रा बता दीजिएगा कि जो आलमी चेन है जिस पर अभी हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया कि किस तरह से चीज़ों की तफसील हो रही होती है, कितने लोग इससे मुंसलिक हैं, कितने लोगों का कारोबार जुड़ा है, इसकी अहमियत क्या है, अगर ये रुक जाती है तो क्या हो सकता है सर दुनिया में? अच्छा, इसके लिए जो सबसे आसान तरीन मामला है जिसे हम समझ सकते हैं ये मामला क्या है, इसे हम कहते हैं वैल्यू चेन। चेन में क्या होता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जिस तरह कोई भी आपने चेन देखी हो कि सारे आपस में एक चीज़ दूसरे से मुंसलिक है, दूसरी तीसरे से मुंसलिक है। ऐसा ही है। तो मैं भले जितनी अच्छी चीज़ बना सकता हूँ, अगर मेरा सारिफ़ तक मैं वो चीज़ नहीं पहुँचा सकता, तो वो चीज़ बेमानी है। अच्छा, इसी बिल्कुल। तरह जो पाकिस्तान में अक्सर मैं कहता हूँ कि जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो अनसंग हीरोज़ हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो स्लो अपनी रफ़्तार से जा रहे होते हैं और सारे जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं कि इन्हें साइड पे होना चाहिए, क्यों ये हमारा रास्ता रोक रहे हैं। अच्छा, ये लोग मुसलसल सफ़र पे रहते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि सही सलामत
जो हमारी अशिया है वो दूसरे सिरे तक पहुंचा सके। पहुँच चाहे जाए, वो बिल्कुल। कराची से पेशावर तक का सफर हो, वो चाइना से गिलगित के रास्ते कराची तक का सफर हो, गवादर से पाकिस्तान के किसी खित्ते का, पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है इन ट्रक ड्राइवर्स के थ्रू, इन समंदरी कंटेनर्स और शिप्स के थ्रू और एयरलाइन कार्गो के थ्रू। अच्छा, जब ये कोविड आया तो शुरू में तो हमें एहसास ही नहीं हुआ कि एक छोटे से वायरस से क्या कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। हमने देखा कि दुनिया की बड़ी एयरलाइंस जिसमें थाई एयर शामिल थी, कैथे पैसिफिक थी, वो बैंकरप्ट होके बंद हो गई क्योंकि उनको जो उनकी वैल्यू चेन थी वो डिस्टर्ब हो गए, उनके कैश फ्लोज डिस्टर्ब हो गए एंड दे आर गॉन फॉर गुड। हुँ, इसी तरह हम देखते हैं कि शिपिंग लाइंस यहाँ पे जब वुहान से सिलसिला शुरू हुआ चीन में, तो वहां पर दुनिया की 500 में से 200 बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज मौजूद थी जो कि काम कर रही थी। इसके साथ ही अमेरिका के साथ साथ चीन बहुत बड़ा खुद बायर है बैन हुँ, अवी प्रोडक्ट का। तो बिल्कुल। जैसे ही वुहान में ये सिलसिला शुरू हुआ तो उसका पहला इम्पैक्ट ये आया कि वुहान से जो छोटे-छोटे माइक्रोचिप प्रोवाइडर्स थे या वो ग्लोबल 200 कंपनीज आउट ऑफ 500 कंपनीज, हुँ, उनके जब ऑपरेशंस बंद हुए तो लिटरली बाकी लोगों को वी वर एट अ प्लेस व्हिच वाज अनचार्टेड। हमें नहीं पता था कि इस तरह की सिचुएशन क्योंकि पहले कभी नहीं आई थी, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी। अब जो चीन का बहुत बड़ा कारनामा है, उन्होंने अपनी 70% जो वैल्यू चेन्स थी, उन्हें हुँ, रिकवर कर लिया और चीन हुँ, से जो एशिया की रवानगी है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं उसका जो इम्पैक्ट है जब हम अमेरिकी एक कंपनी की बात करते हैं जो दुनिया के 22 मुल्कों से चीज़ें लेकर कंपोनेंट्स बनाकर अपनी प्रोडक्ट बना के दुनिया भर में बेचती है, यकीनन उसके लिए बहुत मुश्किल है कि उन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सके। जिस तरह हमने देखा स्कूल के बच्चों का पाकिस्तान में कि अगर हुँ, कोई वायरस आ गया स्कूल में, स्कूल की छुट्टियाँ हो गई। इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ ममालिक ने प्रिकॉशंस लिए कोविड के हवाले से। तो हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें दिया स्मार्ट लॉकडाउन का, कि जिस एरिया में बंद है आपने उसी एरिया को वायरस केस आया वहाँ कोविड का, वहाँ पे हमने उसे स्मार्टली लॉकडाउन किया, बाकी शहर उसी तरह चलता रहा। जिससे कि हमारी ठीक है, इकोनॉमी की तौसीफ ज़मान साहब, काफ़ी हद अब तक आपने अभी तक जितनी बात की है उससे काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है कि कितना ज़रूरी है ये जो सप्लाई चेन है इसका चलते रहना। अगर ये रुक जाता है तो कोई एक शुबा ज़िंदगी का मुतासिर नहीं हो रहा होगा, कोई ये नहीं होगा कि ये तबका बच जाएगा, वो तबका मुतासिर होगा, तमाम के तमाम लोग ही किसी ना किसी तरह से मुतासिर हो रहे होंगे। अच्छा, अब सर ये समझा दीजिएगा कि जो इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ शिपिंग की जानिब से ख़त लिखा गया है, ICS की जानिब से, इस खत का लिखा जाना कितना अहम है और क्या ये चांसेस हैं कि इस खत को इग्नोर कर दिया जाए? इन केस इग्नोर कर दिया जाता है तो क्या होगा? क्या ये जितनी फेडरेशंस हैं जिन्होंने इस पे सिग्नेचर्स किए हैं, इस खत को यहाँ तक पहुँचाया है, वो खामोश रहेंगी? आपको लगता है कि नहीं, रिएक्शन आ सकता है, मामला संगीन हो सकता है? तौसीफ साहब। यकीनन जो देखें सिचुएशन ऐसी है कि जो डिस्टरबेंस आई है, डिसरप्शन आई है और शदीद डिसरप्शन आई है। अभी आते हुए मैं अभी टर्किश एयरलाइन पर ट्रैवल कर रहा था। तो टर्किश एयरलाइन में आप ट्रैवल करते हुए आपने मास्क लाज़मी पहनना है। अब 5 घंटे मुसलसल मास्क पहने रखना एक फ्लाइट पर आपके लिए खासा कुछ दुश्वार हो जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपको पता है कि इसके मुझे गारंटी होगा इसके रखने से कि मुझे कोविड नहीं होगा? तो जो स्टाफ था दे हैड नो आंसर। मैंने कहा जी हमें हुक्म मिला है तो इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो मुख्तलिफ ममालिक ने एसओपीज लिए हैं, इनसे हर मुल्क का अपना, किसी ने कर्फ्यू लगा दिया तो किसी ने उसे मास्क पहना दिया, किसी ने वैक्सीन की तो किसी ने कहा दूसरे मुल्क की वैक्सीन सही नहीं है। इन सारी सूरत हाल में लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी इंसानियत के लिए। जबकि चीन में एक कंटेनर को साफ करने के लिए पहले वो वैक्सीन स्प्रे होगा, उसके बाद आगे चलेगा। तो जो हमारे चैलेंजेस हैं वो जेन्युइन है। इसमें हमने सोचना होगा बहैसियत कारोबारी बरादरी, मुल्क की हुकूमतों के कोशिश ये करनी है कि हुकूमती फैसले जो हैं वो लॉजिस्टिक्स के और जो बिजनेस कम्युनिटी के चैम्बर्स हैं उनके थ्रू मशावरत से हों, तब तो इसका कोई कॉमन वे निकल आ सकता है। फिर हमने देखा कि दुबई में उन्होंने ड्रोन के ज़रिए फ्रूट सप्लाई शुरू कर दी, व्हिच वाज़ अ वंडरफुल आइडिया।
तो इसी तरह मुख्तलिफ इनोवेशंस भी हुई कि जहाँ पर चीज़ें बेहतरी की तरफ गई। लेकिन जो इम्पैक्ट इसका आया, मुझे उम्मीद है कि अगले 1 डेढ़ साल तक बाय दिसंबर 2022 ये वाली काफ़ी सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँगी। ठीक है, यानी लेकिन इसमें आप अभी कदर करना आप होगा अभी ये कहना चाह रहे हैं तौसीफ साहब कि ये जो ख़त लिखा गया है तमाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आने वाले जो सरबराहान मुमलिकत हैं, जो भी नुमाइंदगान हैं, उनके नाम, वो इस चीज़ को बेहतर तौर पर समझ रहे होंगे। मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि इस पर क्या एक्शन या क्या रिएक्शन आ सकता है उसके बाद सर? देखिए, जो ये मामला है इसे सेटल करना ही पड़ेगा। हुँ, आप फॉर लॉन्ग जो इंटरनेशनल एसओपीज़ हैं अगर स्टैंडर्डाइज़ नहीं करेंगे, हुँ, तो वो सबके लिए मसला रहेगा। इवन अक़वाम अभी क्या हो रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी जो इजलास हैं, वो सारे अभी प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असेंबली से खिताब किया, तो हुँ। वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी। तो इस तरह काफ़ी सारे ऐसे मसले हैं जो कि कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे। सो सूनर द बेटर दी होल कम्युनिटी अवाम उन्नास अक़वाम मुत्तहिदा इस चीज़ को एग्री करे कि ये हमारे एसओपीज़ हैं एंड दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। तो उसमें हमें ख़्याल है कि काफ़ी बेहतरी के चांसेस हैं। एक ठीक है, कि मुश्तरका दैट लाया इज़ द हमारे ओनली वे फॉरवर्ड कि इसको संजीदा लिया जाए और कुछ ना कुछ इक़दामात किए जाएँ। ज़ाहिर है इतना बड़ा अगर मुतालिबा किया जा रहा है तो किसी न किसी जगह कंपनसेट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जहाँ लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, इस मैटर को सीरियस लेना पड़ेगा। बहरहाल तौसीफ ज़मान साहब, आप माहिर हैं मईशत के हवाले से और आज इसी टॉपिक पर आप बात कर रहे थे, किस तरह से अगर ये सप्लाई चेन मुतासर होता है तो क्या इसके नुकसानात सामने आ सकते हैं और नुकसानात से बचा कैसे जा सकता है। आपने अपनी तजावीज़ भी शेयर की, बहुत शुक्रिया तौसीफ ज़मान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए। और जी, अब हमें आगे बढ़ना है, एक और जगह पर बात हो रही है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। ये भी कहीं ना कहीं मीशत से जुड़ा हुआ शुबा है, बहुत सारे शुबे बल्कि इससे मुंसलिक हैं, अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। आपको बताएं कि अमेरिकी कांग्रेस में सदर जो बाइडन के मुजव्वज़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के हवाले से बहस हुई है। मुजव्वज़ा बिल को आईनी हैसियत हासिल करने के लिए और कानून बनने के लिए हाउस रूल्स कमेटी में पेश किया जाएगा। कमेटी से अगर मंजूरी हो जाती है तो फिर इसके बाद इस पर वोटिंग होगी। अमेरिकी सदर के मुजव्वज़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में तामीराती मंसूबों के लिए $1 खरब और बिल्ड बैक बेटर यानी ट्रिपल बी मंसूबे के लिए $3.5 अरब खर्च करने की तजवीज़ है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पर बहस के बाद वोटिंग कराई जाएगी और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि इन बिलों का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा और फिर मुमकिन है कि कहीं ना कहीं अगर कोई तजवीज़ आती है इसमें तब्दीली की तो वो तब्दीली भी कर ली जाए। लेकिन नाज़रीन, $1 खरब के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पर आज 30 सितंबर को बहस के बाद वोटिंग होनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को कानूनी और आईनी हैसियत हासिल करने के लिए डेमोक्रेट्स को इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करना होगा। ये इत्तेफाक हो पाएगा, इत्तेहाद हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान की कानून साजी के हवाले से अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि इसको वस्त मुद्दती इंतखाबात और सदर जो बाइडन की अमरीकी अवाम में मकबूलियत के हवाले से दूर रस असरात मुरतब हो सकते हैं। सदर बाइडन का कहना यह भी है कि हो सकता है कि सेनेट में ये मंजूर ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी के दोनों बिल सदर बाइडन के बड़े मंसूबे हैं। आपको ये भी बताएं कि अगर ये बिल कानून नहीं बन सकता है और इस बारे में रिपब्लिकन्स का कहना यह है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के लिए वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देते हैं तो फिर जाहिर है ये कानून नहीं बन पाएगा और सदर जो बाइडन का जो भी इस हवाले से प्लान है वो धरे का धरा रह जाएगा। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस सब पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी प्रोफेसर हैं टेक्सास में, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं टेक्सास में, अवैस सलीम साहब वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब। जी बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। सर थोड़ा पहले तो ये समझा दीजिएगा क्यों ज़रूरत पेश आई है बाइडन को ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लेकर आने की, क्या फिर तरीका है, कौन से मराहिल से गुजरना पड़ेगा इस बिल को अगर वाक़तन इसको कानून बनाना है? देखिए अमरीकी जो ऐवान नुमाइंदगान है या सेनेट है वो किस तरह से काम करता है थोड़ा सा उसको भी समझने की ज़रूरत है, प्लीज़। क्योंकि यह तरीका जो है ये पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। हुँ, जैसे हुँ, पाकिस्तान में पहले लोअर हाउस में यानी नेशनल असेंबली में बिल जाता है और फिर सेनेट में जाता है। जैसे आपने खुद सही। बताया कि अमेरिका में पहले सेनेट से बिल पास हो चुका है और उसके बाद ये कांग्रेस में गया है जो कि लोअर हाउस है। हुँ, होता यह है कि हर साल जो एक डेट सीलिंग है अमेरिका की, यानी जो अमेरिका के बजट में जो कर्ज की रेशो है हुँ, उसको बढ़ाने के लिए हमेशा एक निगोशिएशन होती है और 18 सही। अक्टूबर जो है वो उसकी डेडलाइन होती है, जिसमें दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक पार्टीज जो है वो निगोशिएट करती हैं कि जो हुँ,
खर्च किया जा रहा है, खास तौर पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, और जो पेट प्रोजेक्ट्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, उनमें किस हद तक खर्च किया जा सकता है और उसकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। और अगर ये इत्तफाक राय नहीं होता तो गवर्नमेंट शट डाउन भी कर जाती है। जैसे 2013 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ये इत्तफाक राय नहीं हो सका था तो शटडाउन हो गया था। लास्ट शटडाउन जो है वो दिसंबर 2018 में सदर ट्रंप के दौर में हुआ था, और वो अब तक का सबसे बड़ा शटडाउन है। यानी 35 दिन तक वो शटडाउन रहा था और तकरीबन 3.5 लाख लोग जो हैं वो अपनी नौकरियों से फारिग हुए थे, क्योंकि जब फेडरल स्पेंडिंग नहीं हो सकती तो वो फेडरल एड जो है या फेडरल जो पैसा है वो जिन जिन इदारों को मिलता है वो अपनी कार्रवाई उस तरह से जारी नहीं रख सकते। जैसे सही सही यूएस पोस्टल सर्विस ने पिछले चंद दिन में ये ऐलान कर दिया था कि जब तक ये फैसला नहीं होता और पैसा उन तक नहीं पहुंचता वो शायद जो मेल डिलीवरी है वो उस तरह से जारी नहीं रख पाएंगे। सो इसी तरह से तमाम जो फेडरल इदारे हैं, चाहे वो किसी स्टेट में हो या लोकल लेवल पर हो, वो मुतासर होते हैं। अब आ जाते हैं इस बिल की तरफ। जी देखिए, सेनेट में इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है 48 जो है वहां पर डेमोक्रेट्स हैं 100 के हाउस में, और 50 रिपब्लिकन्स हैं, और जो दो इंडिपेंडेंट्स हैं वो भी डेमोक्रेटिक लीनिंग हैं। लेकिन यानी एक तरह से डेडलॉक है सेनेट में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन अरकान के दरमियान। उसके बावजूद जब ये बिल पास हुआ है तो इस बिल के हक में 65 वोट आए हैं और मुखालफत में 35 वोट मिले हैं। यानी जो रिपब्लिकन अरकान हैं उनके भी वोट हुकूमती पार्टी लेने में कामयाब हुई है। और ऐसा यहाँ पर मायूब इसलिए नहीं समझा जाता क्योंकि तमाम अरकान जो हैं वो आज़ादाना अपने मौक़िफ़ को सामने रखते हुए वोट देते हैं। जैसे आपने देखा था कि जब बाइडेन के सदारत संभालने के बाद सदर ट्रंप की इम्पीचमेंट का मामला जो है वो पेश किया गया था ऐवान के सामने, तो उसमें भी कुछ रिपब्लिकन अरकान ने वोट दिया था उसके हक में, बावजूद इसके कि वो उनकी पार्टी पॉलिसी नहीं थी। सही अब जब ये वोट सामने आ गया है कांग्रेस के, कांग्रेस में अरकान की तादाद ज्यादा है, 435 का हाउस होता है, और उसमें इस वक्त मार्जिनल बर्तरी है। अगर अददी लिहाज से हम देखें तो डेमोक्रेट पार्टी को, यानी 222 इस वक्त डेमोक्रेट अरकान हैं और 212 जो हैं वो हाउस के अंदर इस वक्त लेकिन रिपब्लिकन उमर साहब अरकान हैं। अब इत्तलात जो तो ये आ रही है ना, ये आदाद शुमार तो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, जो भी आप हमें सूरत हाल बता रहे हैं, सिचुएशन बता रहे हैं, लेकिन इत्तलात ये हैं कि डेमोक्रेट्स के अपने अंदर इस बिल को लेकर कहीं ना कहीं खिलाफात पाए जाते हैं, सब एक पेज पर नहीं है इस बिल को लेकर, ऐसी इत्तलात जी, हैं सर? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी तरफ हम्म मैं आ रहा था कि अब जो ये हम पार्टी पोजीशन देख रहे हैं हम्म उसके अंदर अगर 10 अरकान की बर्तरी है डेमोक्रेटिक पार्टी को, तो हमें ये देखना होगा कि जो प्रोग्रेसिव अरकान मसलन बर्नी सैंडर्स या अलेक्जेंड्रिया हम्म और चीज जो हैं वो अगर इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो क्या वो 10 या 10 से ज्यादा प्रोग्रेसिव अरकान है? तो ऐसा नहीं है। तकरीबन 5-6 डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन ऐसी हैं जिनके नाम सामने आए हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की है। सही कुछ जो रिपब्लिकन अरकान हैं उनकी तरफ से मुखालफत आई है, अगरचे उनकी पार्टी पोजीशन ये है कि वो इसकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि बिल में ऐसी जो शिकें हैं वो शामिल हैं, मसलन मेडिकेयर और मेडिकेड, जो एक तरह से बड़ा सख्त रेजिस्टेंस रही है उस पे। हमने देखा था जब सदर ओबामा ने ओबामा केयर के नाम से एक हेल्थ प्लान लॉन्च किया था तो सदर ट्रंप ने आने के बाद उसको रिवर्स कर दिया था। जी अब एक तरह से उसको रिवाइव और एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं सदर बाइडन। मजीद इसमें ऐसी पॉलिसीज शामिल हैं जिन्हें अगर मैं कोट अनकोट कहूँ तो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज कहा जा रहा है, और उस पर एतराज है रिपब्लिकन अरकान को। लेकिन देखने की बात यह होगी कि क्या सेनेट की तरह रिपब्लिकन अरकान के वोट लेने में कामयाब होती है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, और इस सारी निगोशिएशन में इस वक्त
हाउस की स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी और सदर बाइडेन खुद शामिल हैं, वो अराकीन से बराह रास्त राब्ते कर रहे हैं नहीं तो और उन्हें ये नैन्सी पेलोसी का सर आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो उन्होंने तो चले ये एक तरह से ऑफर भी कर दिया है कि जी अगर किसी को कुछ एतराज़ है, जब बहस हो रही होगी, बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा होगा, तो अगर कोई अच्छी तजवीज़ सामने आती है तो इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी की जा सकती हैं। तो आपको लगता है कि तजावीज़ देने से, उन तजावीज़ के बाद कुछ तब्दीलियाँ कर लेने से इस पर इत्तेफाक राय हो जाएगा? इतना आसान, इतना सहल होगा जितना नैन्सी ने करके बताया इस बिल के बारे में? देखिए, इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत नहीं है हुकूमत को, उन्हें सिर्फ़ सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। अगर 435 के ऐवान में उन्हें 218 वोट मिल जाते हैं, तो उनका मसला जो है वो हल हो जाता है। हल हो जाता है। जो नेगोशिएशन हो रही है इस वक़्त, वो इस बात पर हो रही है, ज़्यादातर अरकान का एतराज़ इस बात पर है कि जो $3.5 ट्रिलियन की फ़िगर आ रही है, वो फ़िगर बहुत बड़ी है सोशल स्पेंडिंग के लिए, और इस वक्त जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो शायद मुतहम्मिल नहीं हो सकती इसकी। और ख़ास तौर पर जो प्रोग्रेसिव अरकान ने जैसे सेनेटर बर्नी सैंडर्स जो हैं, जब वो उम्मीदवार बने थे फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया सदर बाइडन के उस वक्त के कैंडिडेट बाइडन के हक में, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल थी जिसमें हेल्थ केयर फॉर ऑल है, जिसमें जो कॉलेज ट्यूशन है उसका वेवर था, और इस तरह की पॉलिसियां शामिल थी जो जिन पर पैसा उनके ख्याल में खर्च किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स और ब्रिजेस जो हैं उन पर खर्च किया जाए इस वक्त में। सो उनका ख्याल है कि इसको डिले ठीक किया है। जाए। फिर रिपब्लिकन्स जो हैं उन्हें यह भी खतरा है कि जो टैक्स रेशो है शायद वो हुँ। बढ़ जाएगी। सो ये तमाम वो गिव एंड टेक अच्छा, है जो खदशात इस क्या वक्त हो मौजूद रहा हैं? है। ये तो आपने बता दिया, अमाउंट्स को लेकर भी जितना बड़ा इसमें एक बताया जा रहा है, उस पर भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो इसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, उस पर भी बात की। ओवैस साहब, हमें अंदाज़ा है आपका टाइम बहुत कीमती है, बस ज़्यादा वक्त नहीं, मुख्तसरन मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि अगर ये बिल मंजूर नहीं होता है, बाइडन को इसके बाद आगे क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, और अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो बाइडन के लिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी? देखिए, ये अगर कामयाब नहीं होता, हुँ, बिल पास नहीं होता, तो हुँ, सदर बाइडेन के लिए ये एक बड़ा सेटबैक होगा इस लिहाज से कि वो एक वेव पर राइड करते हुए हुकूमत में आए थे। उन्होंने हुँ। ट्रेडिशनली जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं उनको भी फ्लिप किया था, और ये समझा जा रहा था कि इस वक्त जो वेव सदर ट्रंप के हक में थी वो बाजी पलट चुकी है, और वो अपना एजेंडा बिल्कुल उस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जिस तरह से वो सोच रहे हैं। सो ये उनके लिए पहला बड़ा धचका होगा कि अगर वो उन एरियाज में जिनका उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था अपने वोटर्स से, उनमें खर्च नहीं कर पाते, उनके लिए बजट एलोकेशन नहीं कर पाते, तो मामला आगे कैसे चलेगा। जो इमीडिएट नौयत का खतरा है वो, जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो ये होगा कि अगर गवर्नमेंट शट डाउन हो जाती है तो जो तमाम फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी वर्किंग या स्लो हो जाएगी या बंद ज़ाहिर है। हो जाएगी। सो या उसका बिल्कुल रुक असर जो जाएगी, है वो जैसा कि आम पहले आपने लोगों तक मिसालें दी भी हैं पहुंचता है। 2008 की और उससे पहले ओबामा के दौर की भी। बहरहाल प्रोफेसर ओवैस सलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे टेक्सास से बराह रास्त, आपने वक्त निकाला, अपना तज्जिया शेयर किया और ख़ास तौर पर हमें और हमारे देखने वालों को समझाया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है ये किस तरह से अब कानून बन सकता है, ये बिल, और अगर नहीं बनता है तो फिर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया ओवैस सलीम साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, टॉपिक्स और भी हैं जिन पर हमें बात करनी है, खबरें और भी हैं जो हमें आपसे शेयर करनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। कौन कहता है प्रिंट मीडिया खत्म हो गया? नहीं जनाब, अभी नहीं खत्म हुआ, बल्कि आज भी आवाम की असल आवाज यही है। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद, सक्खर और हैदराबाद के बाद अब रोजनामा खबरें जुनूबी पंजाब के दिल और दूसरे बड़े शहर भावलपुर से 1 अक्टूबर को इशाअत का बाकायदा आगाज कर रहा है। जनाब जिया शाहिद का विजन और इम्तिनान शाहिद की क़यादत में रोजनामा खबरें भावलपुर 1 अक्टूबर को आपके पास होगा, जहां जुल्म होगा। रोजनामा खबरें उस
वेलकम बैक जी। पैराग्वे की बात करने जा रहे हैं हम, जहां किसान मुखालिफ कवानीन के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और इत्तलात ये हैं कि इस एहतजाज में पुलिस की कार्रवाई से मुतादिद मुजाहिरीन ज़ख्मी हो गए हैं। बहुत सारे ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बताई जाती है क्योंकि उन पर तशद्दुद बहुत ज़्यादा किया गया है। क्या सिचुएशन है, क्या कवानीन है जिन पर किसानों के एतराज़ात हैं, रिपोर्ट में देखते हैं। पैराग्वे में किसान मुखालिफ पॉलिसियों और निजी जायदाद में मुदाखलत के खिलाफ मकामी कदीमी किसान और उनके खानदान सरापा एहतजाज हैं। पैराग्वे की कांग्रेस ने निजी जायदादों में मुदाखलत के हवाले से कवानीन पास करते हुए इस जुर्म का मुर्तकिब होने वालों के लिए कैद बामुशक्कत और मजीद सख्त सजाओं का इतलाक कर दिया है, जिसके बाद यहाँ की किसान कम्युनिटी ने इन कवानीन के खिलाफ मुजाहरा किया है। किसानों का मौक़िफ़ है कि इन कवानीन के इनकी कम्युनिटी पर बुरे असरात मुरतब होंगे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के शेल फायर किए हैं, जिसमें मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कार्रवाई की। पैराग्वे बरआज़म जनूबी अमरीका का एक गरीब मुल्क है और यहाँ जमीन की मलकियत के हवाले से गैर मसावी तकसीम जैसे मसाइल मौजूद हैं। ऑक्सफैम अमेरिका के मुताबिक पैराग्वे में 80% जमीन की मलकियत सिर्फ 2% लोगों के पास है और बाकी माना लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है। और जी अभी शो में हम बात करने जा रहे हैं ऑकस मुआहदे की, जिसकी डिटेल्स पहले प्रोग्राम्स में हम आपसे शेयर कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा बहस भी हुई है, बहुत सारे तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं जिस पर बात कर चुके हैं। लेकिन आज बात की गई है चीनी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान की जानिब से। कहना उनका ये था कि ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेस आबदोज़ों का ये जो मुआहदा है, ये खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और इससे आलमी तौर पर भी इंतशार के खतरात मौजूद हैं। क्या एतराज़ात चाइना की जानिब से उठाए गए हैं और इन एतराज़ात के बाद आया कुछ हो सकता है, क्योंकि मुआहदा तो तय पा चुका है। इस रिपोर्ट में जानते हैं। रवां महीने अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस नामी मुआहदे की शक्ल में सैफरीकी इत्तेहाद और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लैस आबदोज़ें मुयस्सर करने की पेशरफ्त की है। इस मुआहदे पर तबसर करते हुए चीनी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान हुआ का कहना है कि ये मुआहदा खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है और आलमी तौर पर इसके काफी मुज़म्मरात हैं। गुज़िश्ता रोज बीजिंग में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए चीनी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान का कहना था कि ऑकस मुआहदे के तहत सैफरीकी दिफाई इत्तेहाद बनाने वाले तीनों ममालिक अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने खित्ते और दुनिया के लिए 3 बड़े खतरात खड़े कर दिए हैं। इनमें सबसे पहले हो सकता है कि दोबारा से सर्द जंग शुरू हो जाए, क्योंकि तीनों ममालिक इस बुलाक से खित्ते में कशीदगी जन्म लेगी। ये मुआहदा ऐसे वक्त में किया गया है जब आलमी बिरादरी किसी भी सर्द जंग के बिल्कुल हक में नहीं है और अमेरिका भी खुद अपने मौक़िफ़ से मुनहरिफ हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ऐलान कर चुका है कि वो किसी दूसरी सर्द जंग में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा, इन ममालिक ने अपने जियोपॉलिटिकल मफादात को अजीज रखते हुए आलमी यकजहती को नजरअंदाज किया है। हुआ का कहना था, इस मुआहदे का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि दुनिया में हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी। इससे खित्ते के ममालिक अपनी अपनी अफवाज को मजबूत बनाने के लिए एटमी ताकत के तोड़ तलाश करने में मसरूफ हो जाएंगे। आलमी बिरादरी इस हवाले से मामलात पर खुसूसी तवज्जो करे, क्योंकि इस मुआहदे के तहत अमरीका और बरतानिया एक गैर जौहरी मुल्क ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लैस आबदोज़ें देने का मुआहदा कर चुके हैं। नाज़रीन, अभी हमें आपको खबर देनी है कि म्यांमार से जिला वतन होकर बांग्लादेश के पनाह गज़ीन कैंप्स में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के जो रहनुमा थे मुहिबुल्लाह, उनको नामालूम अफराद ने मौत के घाट उतार दिया है। क्या पुलिस ने अब तक तफ्तीश की है? कौन इनके मर्डर में मुलविस हो सकता है? ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट में सुनाई हैं, आपको दिखाते हैं। अगस्त 2017 में म्यांमार की फौज के मजालिम से जलावतन होकर बांग्लादेश के पनाह गुज़ीन कैंपस में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के 40 साला रहनुमा मुहिबुल्लाह को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है।
कत्ल की कार्रवाई उस वक्त की गई जब मकतूल लीडर मगरिब की नमाज के बाद अपने दफ्तर के बाहर दीगर पनाहगुज़ीनों से बातचीत कर रहे थे। जनूबी बांग्लादेश में कायम इन पनाहगुज़ीन कैंपस में 7,30,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान मुकीम हैं। मकतूल रहनुमा मुहिबुल्लाह रोहिंग्या मुसलमानों के सबसे बड़े ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे थे। इनका ताल्लुक रोहिंग्या के अरकान कबीले से था। मुहिबुल्लाह पर हमला आवरों की तरफ से 3 फायर किए गए और वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो जांबर न हो सके। रोहिंग्या मुसलमानों के रहनुमा के कत्ल के बाद कम्युनिटी में खौफो हिरास पाया जाता है और दूसरे रहनुमाओं ने खुद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ीनों से मुताल्लिक हाई कमिश्नर ने इस कत्ल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कत्ल की तहकीकात का मुतालबा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और बांग्लादेश के हुकाम से कहा है कि मिलकर यहाँ रहने वाले पनाहगुज़ीनों को तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि यहाँ रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के लिए हर गुजरते दिन के साथ मसाइल में इजाफा हो रहा है और ऐसे वाक़यात का सबब गैर कानूनी स्मगलिंग और मंशियात का धंधा है। मकतूल रहनुमा मुहिबुल्लाह रोहिंग्या मुसलमानों के हुकूक के लिए काफी मुतहरिक थे। उन्हें अमरीकी सदारती महल व्हाइट हाउस में बुलाया गया था। उनकी कोशिशों और तकोदों से अब रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी के हवाले से तहकीकात हो रही हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि मुहिबुल्लाह को उनके काम करने की वजह से कत्ल करने की धमकियां मिल रही थीं। धमकियां पहले दी जा रही थीं और ये 7,40,000 जो रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, उनके रहनुमा थे, उनको गाइड करते थे, उनके मसाइल सुनते थे, आगे पहुंचाते थे, उनकी बहुत हद तक मदद भी करते थे। अब ये जो 7,40,000 लोग यहाँ पर मकीम हैं रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के अंदर, वो ये समझ रहे हैं कि इनके रहनुमा को इस तरह से मर्डर जब कर दिया गया है तो वो कहा जाए कि बेयारो मददगार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने आप को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। बांग्लादेश की हुकूमत को पहले भी ये बताया गया था कि उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अब देखना यह है कि जब ये कत्ल कर दिया गया है, जब ये मर्डर हो चुका है, उनकी जान ले ली गई है, तो अब बांग्लादेश की हुकूमत क्या करती है। बाकी जो हुक्मरान यहाँ पर, बाकी जो रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे इन 7,40,000 लोगों की नुमाइंदगी के लिए, उन्होंने अब क्या किया है कि ख़ुद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। लेकिन ये जो लोग हैं ये किसी सूरत ख़ुद को महफूज नहीं समझ पा रहे हैं। बहरहाल जो भी सिचुएशन रहेगी उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। जो भी प्रोग्रेस होगी केस के अंदर, तफ्तीश के अंदर, आपसे यकीनन शेयर करेंगे। अभी हमें शेयर करनी है आपसे स्टोरी ट्यूनिस से, जहाँ की तारीख में पहली मरतबा होने ये जा रहा है कि खातून को हुकूमत बनाने के लिए नामजद कर दिया गया है। ट्यूनिस के सदर ने ये काम किया है। कैस सईद उनका नाम है और नाजला उनका नाम है उन खातून का जिनको वज़ीर आज़म बनने की दावत दी गई है। क्यों उनको ये ख्याल आया है और अब क्या ये वाकई वज़ीर आज़म बन जाएंगी इस ऑफ़र के बाद, उनको नामजद किए जाने के बाद, ये सारी चीज़ें आपसे इस पैकेज में शेयर करते हैं। ट्यूनिस के सदर कैस सईद ने मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए एक खातून को नामजद कर दिया है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने आलमी बैंक के साथ काम का तजुर्बा रखने वाली और यूनिवर्सिटी इंजीनियर खातून नजला को मुल्क में हुकूमत बनाने और अपनी काबीना तश्कील देने की दावत दे दी है। सदर कैस सईद का कहना था कि मैंने मज़कूरा खातून को कहा है कि वो मुल्क में बतौर वज़ीर आज़म हुकूमत तश्कील दें। हमारी मुल्क की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक खातून हुकूमत की सरबराही करेंगी। उन्होंने कहा, हम मिलकर काम करेंगे और मुल्क को बदउनवानी से निजात दिलाएंगे। हम मुल्क में इंतशार का खात्मा करना चाहते हैं और मुल्क को सियासी, समाजी और मुआशी हवाले से सुधारेंगे। गुज़िश्ता 2 महीने से सदर कैस सईद ने हुकूमत के सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं, जबकि इनके मुखालिफिन उसे इक्तिदार पर काबिज होने से तशविया दे रहे हैं। उन्होंने बहरान के वक्त में एक खातून को मुल्क की वज़ीर आज़म नामजद किया है, जिन्हें मुस्तकबिल में दीगर मसाइल के साथ मुआशी चैलेंजेस का सामना करना होगा। ट्यूनिस के सदर कैस सईद ने अपने पैगाम में कहा है कि खातून वज़ीर आज़म बनने से ट्यूनिस की खवातीन की इज्जत और अज़मत में इजाफा होगा। उन्होंने नामजद वज़ीर आज़म से कहा है कि आइंदा दिनों में अपनी काबीना तश्कील दें और मुल्क के हर शोबे को संभालें, खुसूसन तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट पर तवज्जो दें। इस साल जुलाई में ट्यूनिस के सदर ने वज़ीर आज़म को बरतरफ और पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद उन पर कौमी और बैनुल अक़वामी दबाव था कि मुल्क में हुकूमत तश्कील दें। सदर कैस सईद को मुखालिफ सियासी जमातों की तरफ से इन 2 महीनों के दौरान बहुत तनकीद का सामना रहा है और इसमें इख्तिलाफ की जमातों का मौक़िफ़ ये था कि सदर ने इक़्तिदार पर कब्जा कर रखा है।
ट्यूनिस से इस अहम खबर के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात हो रही होगी दुनिया भर से बहुत सारी अहम खबरों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।